अच्छा इकरा, मैं आपसे एक कन्फेशन है। बेसिकली ना बात तो कुछ ऐसी होती है कि जब अभी लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है ना, तो मैं चाह रहा था कि मैं जल्द अज जल्द ना कन्वे करूँ जो हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक, तो मामला ये होता है कि जब लेक्चर चल रहा होता है ना, तो उसके दरमियान में आप थोड़ा सा परमिशन दो कि एक सर प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, मैं रुकूंगा। फिर उसके बाद आप जो है ना वो कम्युनिकेट करेंगे, सर ये क्वेश्चन है मेरा। आप डायरेक्टली अगर लेक्चर चलते हुए एकदम आप बोल दो कि ना मेरा क्वेश्चन है, तो उसमें थोड़ा सा जो है ना वो एक बैड इम्पैक्ट जाता है रिगार्डिंग द होल लेक्चर द वे इट इज कंडक्टेड। तो करना सिर्फ ये होता है कि जो क्वेश्चन है ना, वो आपने थोड़ा सा ना अपने जहन में उसको ना रिवॉल्व करो कि क्या ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। कौन कौन से इसमें सवालात हो सकते हैं। अगर नताशा आपको कह रही है कि ये पूछो, तो आप अपने जहन में ये रिवॉल्व करो, क्या मुझे ये पूछना चाहिए। रीज़न उसका क्या होता है? रीज़न ये होता है कि ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चंस है ना, वो आपके माइंड में आते रहेंगे। जब आप पढ़ रहे होगे ना, तो उसको मेरा जो बेसिक एम है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने फोकस्ड अप्रोच रखनी है टुवर्ड कि आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है। जो आप पढ़ रहे होगे ना, उसके क्वेश्चंस आपने अपने जहन में बनाते रहने हैं, बनाते रहने हैं, बनाते। जब आप बना रहे होगे ना क्वेश्चन, तो ऑटोमेटिकली आप उनके उसके आंसर्स तैयार कर रहे हो। सही, तो हर चीज जो आप पढ़ रहे हो ना, उसका क्वेश्चन आपने बनाया अपने माइंड में। तो यही बात नताशा को भी कम्युनिकेट कर दो कि ये चीज ऐसे लेके जो है ना वो चलनी है, कि आपने जो तैयारी करनी है ना वो ऐसे करनी है। बात समझ आ गई है एक? जी आ गई सर। चलो बस ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, अभी हम वेट करेंगे इरीज का, ताकि इरीज आए और हम अपना टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग वाला जो टॉपिक है ना, उसको कवर करें। हाँ हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इरीज आपका सब जो जूम की क्लास है उसमें इंतज़ार करें, ताकि हम जो डिसीजन मेकिंग वाला टॉपिक है रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग वो कवर करें। तो आप काइंडली रूम में जो है वो आ जाए।
हाँ चलो ठीक है, बस जल्दी से आ गया। नताशा कुछ बोलेंगे तो आवाज आएगी ना, पर किसी को आवाज नहीं आ रही फिलहाल। सर जी मुझे तो आपकी पूरी आवाज आ रही है। अभी तो अभी आ रही है ना, खामोशी जो है ना, कोई बोल ही नहीं रहा तो आवाज कैसे आएगी? ये मतलब नॉर्मल वो जैसे होती है ना, सिक्स सेंस होती है। आतिक कह रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो है ना वो क्या होने वाला है। तो ठीक है, अल्लाह खैर करे। डरना घबराना नहीं दिल को। पेपर आया, टेंशन होती है, सबको टेंशन होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में, हमने पहले पढ़ा था। ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देर में एग्जाम आ गई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है या जो वांट है वो आपकी क्या है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया, क्या आपने क्राइटेरिया क्या जो है ना वो रखा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलोकेशन ऑफ वेट्स टू क्राइटेरिया, ठीक, तो वेट्स टू क्राइटेरिया क्या थे। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, कि आपने जो ऑल्टरनेटिव जो क्राइटेरिया था आपका, उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या निकले। फिर डेवलपमेंट के बाद एनालिसिस, एनालिसिस के बाद सिलेक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव, कि आपने फिर एक ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन किया। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव, कि फिर आपने इम्प्लीमेंट किया कि ऑल्टरनेटिव्स में से आपने जो क्राइटेरिया था उसके मुताबिक एक चीज़ जो है वो सिलेक्ट कर ली, और फिर फाइनल इवेल्युएशन ऑफ द डिसीजन इफेक्टिवनेस। इसको हम याद रखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, PBW, PBW A, आपने कहा PBW DA। सर जी हाँ, ओ एमबीओ तो मिस ही हो गया बीच में, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वो नोट्स वाला है ना, नोट्स वाला वो मैंने मैनेजमेंट कवर नहीं किया। अच्छा, जिसमें उसमें कॉल ही, अच्छा सच उसमें कॉल ही वो होगी, मैं कवर कर रहा था, लेकिन जो कॉल है ना वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। फिर मैंने जब ऊपर देखा है सामने तो कॉल ही डिस्कनेक्ट हो गई। जी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये जो होते हैं जी, कवर करो नुमान, आप कवर करो एमबीओ। क्या करूं मैं? एमबीओ कवर करो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि आप ऑब्जेक्टिव सामने रख के फिर मैनेज कैसे करते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सही बात है। जल्दी करो, रील्स भी आ गई है। ग्रेट नुमान, द ग्रेट। जी सर, जी सर। कर दे कवर यार, ना ज्यादा टाइम लगा हमारा। स्टार्ट करें। चलो भी, अभी नुमान रुक जाओ यार, हम सारे रील्स का इंतजार कर रहे थे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। सही है, स्टार्ट करें। हाँ जी। अच्छा, किधर है? हम पहुंचे थे टाइप्स मेकिंग डिसीजंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसीजंस। रैशनल एंड इररेशनल, बाउंडेड रैशनैलिटी, रैशनैलिटी एंड बाउंडेड रैशनैलिटी, और इंस्टीट्यूशन आ जाता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं रैशनैलिटी से। बिस्मिल्लाह।
Rationality. Rationality manager में consistent value maximizing choice with specified constraint. इसमें ना लॉजिकल चीजें होती हैं, फुली ऑब्जेक्टिव होती हैं और परफेक्टली रैशनल ऐसे होती हैं कि अगर वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या किसी चीज के लिए डिसीजन ले रहे हैं तो वो उनके पास ऑलरेडी है होती है. ये सर ने हम लोगों को स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड भी पढ़ाया था और उसमें भी सेम यही चीज है कि उसमें जो है ना उन लोगों को पहले से एक तो प्रॉब्लम का पता होता है और दूसरा जो है ना लॉजिकल डिसीजंस किए जाते हैं और वो फुली रैशनल होते हैं क्योंकि उन्हें बाद में पता चल जाता है कि हमारा आउटकम क्या आना है उसके बाद. समझ लगी? हाँ, इनके पास लॉजिक बेस्ड होता है बेसिकली. एग्जैक्टली स्पेसिफिक और क्लियर गोल्स होते हैं. मींस टू से कि एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि क्या कहते हैं हम लोगों ने किसी क्या कह सकते हैं वेलफेयर ट्रस्ट का वो होता है कि हाँ हम लोगों ने वो एक ओल्ड एज होम में लोगों को थोड़ा जो है ना कुछ प्रोवाइड करना है या कुछ चीजें वो अपने एम्स बना लेते हैं, उस पर डिसीजन करते हैं और वो जो है ना उनके पास जो है लॉजिकली वो देखते हैं और उसके बाद उनके पास क्लियर गोल यही होता है कि हाँ हम लोगों ने ये काम करना है. इसे हम लोग कहते हैं रेशनैलिटी. या किसी भी कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए पहले विजन बनाए जाते हैं, विजन को अचीव करने के लिए डिफरेंट गोल सेट किए जाते हैं. तो इस तरह से इनके पास क्लैरिटी होती है कि हम लोगों ने क्या करना है. इसे हम कहते हैं रैशनल डिसीजन. सही है? सही है. आगे कंटिन्यू. आगे आप करें जो है ना बाउंडेड रैशनैलिटी. बाउंडेड रैशनैलिटी आ गया जी. बाउंडेड रैशनैलिटी है तो रैशनल डिसीजंस होते हैं लेकिन उनके पास जो है ना लिमिटेड रिसोर्सेज हम लोग कह सकते हैं या प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है जिसमें रह के उन्हें अपने डिसीजंस करने पड़ते हैं. समझ लगी? जैसे कि हमारे पास अगर क्या कहते हैं 1000 रुपया है, 1000 नहीं सॉरी 15-20 हजार रुपया है, 15,000 से 20,000 के अंदर अंदर हम लोगों ने एक मोबाइल लेना है तो हम लोग एक चीज के लिए ना बाउंड हो गए लेकिन हम लोगों ने डिसीजन रैशनल ही करते हैं, लॉजिक बेस पे ही करते हैं और जिसका हम लोगों को ना एट द एंड प्रॉफिट मिले. और इसमें भी यही होता है कि हम लोगों को ज्यादातर अपने हम लोग क्लियर होते हैं इसके बारे में कि हमारा गोल क्या है. सिर्फ हम लोगों को जो है ना हम लोग बाउंड होते हैं कुछ लिमिटेशंस में, कुछ अजम्पशंस लगे होते हैं, इस तरह से हम लोग बाउंड हो जाते हैं. इसके बाद हम लोगों को सर ने पढ़ाया था इंस्टीट्यूशन और उसमें सर ने वो स्लाइड्स में सर ने ऐड भी नहीं किया हुआ. उसमें ये होता है कि 5 फैक्टर्स जो है ना डिसीजन के वो एक्ट करते हैं. जिस तरह से मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन में कभी लेते हैं एक्सपीरियंस्ड लोग जो होते हैं वो डिसीजन ले लेते हैं, कभी हम लोग कहते हैं कि वैल्यूज या एथिक्स की बेस पे डिसीजन होता है, कभी हम लोग कह सकते हैं कि कॉग्निटिव बेस होती है जिसमें मैनेजर जो है ना वो अपनी स्किल्स, नॉलेज और ट्रेनिंग की बेस पे करता है. और फिर डिफरेंट ये मैं आपको टेबल भी सेंड कर दूंगी जो क्या कहते हैं बुक में भी ये मेंशन है. ये सर ने पढ़ाया था इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग. हाँ, सिक्स सेंसेस बेसिकली किया जाता है जो आपकी इंस्टिंक्ट होती है, इंस्टिंक्ट बेस्ड डिसीजन होता है. हाँ बिल्कुल. और इसकी एग्जांपल क्या होगी? इसकी एग्जांपल कह सकते हैं कि अगर हम लोगों को प्रॉब्लम आ जाता है किसी भी कंपनी में तो हम लोग अपने सीईओ से जो कंसल्ट करते हैं वो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस होते हैं. मींस टू से कि वो अपने एक्सपीरियंस पे जो है डिसीजन करता है अगर तो वो इंट्यूटिव क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग हो जाएगी. तो मतलब इन केस कोई आपको काम पड़ जाता है या आपको कोई चीज कोई आप काम परफॉर्म करना जा रहे हैं और उसमें कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी है जो आपको फॉर द टाइम बिंग समझ नहीं आ रही तो वो जो इंस्टिंक्ट आएगी आपके पास वो ये कहेगी कि आप सीईओ से कंसल्ट करें. तो कंसल्ट करके आप उसको सीईओ का एक डिसीजन आएगा उसके ऊपर वो जो डिसीजन होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो आप कम्युनिकेट करते हैं. इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई डिसीजन लेना है तो हम कुछ डिसीजन में वैल्यूज भी देखते हैं, एथिक्स भी देखते हैं. तो वो एथिक और वैल्यू बेस्ड भी डिसीजंस होते ही हैं. मतलब लॉजिक के साथ साथ एथिक्स और वैल्यू बेस्ड डिसीजन भी होते हैं.
जी, कोग्निटिव डिसीजंस तब होते हैं जब क्या कहते हैं अगर छोटा प्रॉब्लम है और मैनेजर खुद ही डील कर रहा है तो वो अपने क्या कहते हैं नॉलेज और ट्रेनिंग और स्किल्स के मुताबिक जो क्या कहते हैं डिसीजन पे एक्ट करेगा उस वो भी इंस्टीट्यूशन में आ जाता है। अच्छा, ये जो सर ने बताई है ना, ये मेरे पास इधर नोट किया है, ये डिसीजनल अप्रोचेस है, रैशनल डिसीजन मेकिंग, बाउंडेड रैशनैलिटी और इंस्टीट्यूशन बेस्ड होती है, ये अप्रोचेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग, हाँ 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 सही है। अच्छा, सर ने एक चीज और ये लिखवाई हुई है रैशनल डिसीजन मेकिंग के साथ ना, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई जी ऑल्टरनेटिव क्राइटेरिया, फिर जी एलोकेशन जी ऑफ वेट टू क्राइटेरिया, फिर उसके जी बाद डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव, एनालिसिस जी ऑफ ऑल्टरनेटिव, सिलेक्शन, हाँ फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनल इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन ये हमने क्या पढ़ा था, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, प्रोसेस, ये है कि डिसीजन डिसीजन मेकिंग मेकिंग। मॉडल। हाँ, डिसीजन मेकिंग मॉडल। हाँ ये इम्प्लीमेंट होता है और वैसे भी डिसीजन मेकिंग की जितनी भी अप्रोचेज हैं उनमें डिसीजन मेकिंग मॉडल इम्प्लीमेंट होता है, ऐसे ही बिल्कुल। रैशनैलिटी, बाउंडेड रैशनैलिटी एंड और इंस्टीट्यूशन। उसमें अगर आप रैशनल डिसीजन कर रहे हैं ना, तो आप डिसीजन मेकिंग मॉडल के तहत रैशनल डिसीजन करेंगे जो लॉजिक बेस्ड होगा। जी जी बिल्कुल। फिर उसके साथ जब बाउंडेड रैशनैलिटी में आप जाएंगे तो फिर आपने जी प्रोसेस ऑफ लॉजिक बेस्ड डिसीजन को सामने रखना है, लेकिन जी जी फॉर द टाइम भी कि आपने एक कंफाइंड एनवायरनमेंट में रहते हुए कि अगर आपने एक मोबाइल परचेज करना है किसी सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, तो वो आप उसमें क्या क्या फीचर्स और क्या क्या चीज़ें देख के फिर वो उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो सेल्स के लिए परचेज करना तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल। फिर इंस्टीट्यूशन में इंस्टेंट सिक्स सेंस बेस होता है कि अगर आपको सीईओ से कुछ कोई चीज़ आपने कंसल्ट करनी है तो आप सीईओ से कंसल्ट करेंगे, अपने एक्सपीरियंस से जो है वो उसको राउट करके इंस्टीट्यूशन बेस करेंगे। बिल्कुल अच्छा, जो अनस्ट्रक्चर्ड और ये स्ट्रक्चर्ड है, ये भी इंस्टीट्यूशन में आता है। स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग है। हाँ स्ट्रक्चर्ड वैसे तो मैंने जितना पढ़ा है ना मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग रैशनैलिटी में ही आती है क्योंकि इसमें भी गोल्स क्लियर होते हैं और जो प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुकी होती है उसी प्रॉब्लम को दोबारा जब आती है तो वो स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने वैसे ही फन में एग्जांपल ली थी कि हमारे जो वो सर आते हैं सर सलमान, तो वो फर्स्ट टाइम आए तो वो अनस्ट्रक्चर्ड थे, लेकिन जब वो बार बार आना शुरू हो गया तो वो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होगी। सर ने इसी एग्जांपल कोरोना से भी दी थी ना, जगह सेकंड वेव आ गई, अब हम इसके लिए ऑलरेडी तैयार हैं कि हमें आगे क्या करना है। ये अभी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो गई क्योंकि दोबारा से आ गई। सर ने एसओपी हाँ वाली भी और एग्जांपल दी थी। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम में ये होता है कि हम लोग प्रोग्राम्ड डिसीजन करते हैं और उसके बाद हम लोग उस पे एसओपीज बना लेते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो कह सकते हैं कि इस अगर ये प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों को इससे कैसे मतलब निकलना है, तो वो उसके लिए हम लोग प्रोग्राम्ड डिसीजन कर लेते हैं। मतलब ये डेली की रूटीन में भी आ सकते हैं, हैंडल्ड बाय रूटीन अप्रोच। हर डेली की रूटीन में भी अगर डिसीजन को कुछ ऐसा मसला आ जाता है तो हम लोगों को उसे कैसे हैंडल करना है उसके लिए पॉलिसी बन जाती है कि हाँ इसे ऐसे। नहीं, मैं एक्चुअली ना वो अभी तक वो सर सलमान वाली जो एग्जांपल है उसके हंस रही हूँ। नहीं मेरे लिए एग्जांपल जो है ना स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए मैंने अपने लिए वही एग्जांपल रखी हुई है। नहीं सही है मैं नहीं सर से सिर्फ ये पूछ लेंगे, सर से ये पूछ लेंगे कि क्या ये पेपर में रखा जा सकता। मैंने ना सर पढ़ा रहे थे और उसके बाद भी मैंने सर को मैसेज किया था, मैंने कहा सर जी कि मतलब मेरे लिए तो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड की ये मतलब मेरे लिए तो यही है कि क्या कहते हैं ये स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है और ये अनस्ट्रक्चर्ड है, तो कहते हैं हाँ ये एग्जांपल तो सही है लेकिन पेपर के कॉन्टेक्स्ट में ना देना। चलो ठीक है, सही है, मतलब सलमान को नहीं डालेंगे, सलमान का नाम नहीं लिखेंगे, कोई और नाम लिखेंगे। समझाना ही है ना हमने, बेसिकली सर को समझाना है। समझाना है एग्जैक्टली। अच्छा चलें जी, आगे चलते हैं।
आगे अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम आ गई। अच्छा जी, ये बेसिकली जो अनस्ट्रक्चर्ड है ना वो है नोन और अननोन प्रॉब्लम होती है बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड, और इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो हमारे पास कम होती है, ठीक है। और इसको ये अनप्रोग्राम्ड भी होती है, और इसमें डिसीजंस जो है ना वो अनप्रोग्रामेबल तरीके से किए जा रहे होते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल होती है वो नोन होती है, और इसमें इंफॉर्मेशन हमारे पास ज्यादा होती है कि यार ये पहले हो चुका है, ये कैसे होगा, तो ये प्रोग्राम्ड भी होती है साथ में। फिर उसके बाद जो ये एसओपीज है ना वो जैसे ये एसओपीज की एग्जांपल है कि अभी कोरोना वाला मामला चल रहा है, तो कोरोना के एसओपीज अगर नहीं बने हुए ना तो ये फिर अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगी, कि शुरू शुरू में जब कोरोना आया था तब ये अनप्रोग्राम थी, अनस्ट्रक्चर्ड थी। जब इसका वो हो गया एज एन इसके एसओपीज बन गए, तो अब अगर दोबारा आता है तो ये फिर स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह बने हुए होंगे। अच्छा, फिर जनरस गिवर ये सर सलमान, ये जी सर सलमान, हाँ सर सलमान का था, जो भी है तो सर दिया गया। हाँ जी, उसके बाद जो है हम लोगों को सर ने पढ़ाया था डिसीजन मेकिंग कंडीशंस, सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये था जी डिसीजन मेकिंग कंडीशंस। सर्टेनिटी क्या थी? उसमें यही है कि क्या कहते हैं, एक मैनेजर जो है एक एक्यूरेट डिसीजन लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि हमारा आउटकम क्या आना है। सही, ये सर्टेनिटी है। हाँ, लेकिन रिस्क सिचुएशन में हम लोग रिस्क तो ले लेते हैं, लेकिन मैनेजर जो है अपना डिसीजन तो दे देता है, लेकिन उसे आउटकम का नहीं पता होता कि उसे प्रॉफिट होना है या लॉस होना है। इसका मतलब है जो सर्टेनिटी होती है उसमें आपको पता होता है कि आपको प्रॉफिट होना है। एग्जैक्टली, टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स होती हैं इसमें जी। सर्टेनिटी में टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स होती हैं। सर ने लोन की एग्जांपल ली थी, अगर मैंने किसी से लोन लिया तो मैंने उसे तय कर लिया कि मैं तुमसे इस वक्त इतने अरसे के बाद लोन वापस लूंगा और इतने % पे इंटरेस्ट लूंगा, तो ये सर्टेनिटी में है क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स्ड हो गई हैं इसमें। बिल्कुल। रिस्क सिचुएशन में हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती, जैसे कि हम लोग अगर किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम लोगों को वहां से प्रॉफिट आना है या लॉस आना है, और इन्वेस्टमेंट तो हम लोग कर ही देते हैं, लेकिन रिस्क सिचुएशन पे होते हैं। अच्छा, इसमें फिर अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हो दोस्तों के और आगे पीछे जो होता है वो, मतलब अगर वो आप वो कर लें एज एन वैलिडेट कर लें कि आपको पता चले ये पास्ट एक्सपीरियंस है कि मेरे दोस्त का उसको इससे जो है वो बेनिफिट हुआ है, तो फिर ये रिस्क के ज़मरे में तो नहीं आएगा ना, फिर ये सर्टेनिटी के ज़मरे में चला जाए कि शायद हो सकता है। लेकिन शायद तो रिस्क में आता है ना, सर्टेनिटी यही है कि हाँ आपको कंफर्म है कि होना है। अच्छा, फिर मतलब फिर अगर दोस्त को प्रॉफिट हुआ है और उसने बताया भी है तो दैट मीन्स कि शायद वाली बात भी कैंसिल हो जाती है क्योंकि उसको ऑलरेडी प्रॉफिट हुआ है, तो फिर जो ये सर्टेनिटी में तो वो फिर सर्टेनिटी में आ जाएगी कि उसको प्रॉफिट हुआ है, वो जो है प्लॉजिबल है। तो फिर ऑटोमेटिकली जो रिस्क वाली बात आती है वो उसमें से रिस्क मिटिगेट हो गया और वो सर्टेनिटी में चला गया। दैट मीन्स कि जो रिस्क है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सर्टेनिटी, दे आर इंटरकन्वर्टेबल। बिल्कुल इंटरकन्वर्टेबल नहीं, रिस्क इज कन्वर्टेबल ओनली, सर्टेनिटी इज नॉट कन्वर्टेबल। सर्टेनिटी में एक दूसरा भी है ना अनसर्टेनिटी, उसमें ये होता है कि मतलब हमें कोई चीज का पता नहीं होता, जैसे आपने अभी बात की ना कि दोस्त को अगर बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया हुआ तो उसका मतलब नई बिजनेस नहीं पुरानी है तो उसका अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो वो नहीं पता चला, तो ये अनसर्टेनिटी में भी आ सकता है। रिस्क तो बिल्कुल किसी नई बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करो तो बिल्कुल उसमें आपको नहीं पता होता, वो रिस्क में आता है। तो अगर सर्टेनिटी में ये है कि हमें कंफर्म होता है कि इसमें हमें प्रॉफिट आएगी या सही हो गया इंस्टॉलमेंट में या अनसर्टेनिटी में क्राइसिस भी आ जाते हैं ना, या फिर क्या कहते हैं ये नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं, तो ये अनसर्टेनिटी नेचुरल डिजास्टर्स मेरा नहीं ख्याल इसमें आएंगे क्योंकि नेचुरल डिजास्टर्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए देखें आप क्या कहते हैं कोविड आया है तो कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो प्रॉफिट पे जा रहे थे अब लॉस में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड, तो वो उन्हें अनसर्टेन कंडीशन आ जाती है वो
वो रिस्क कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये मैंने पढ़ा भी है बुक में, तो इस तरह से मुझे तो यही समझ आई है। अच्छा, तो सर्टेनिटी तो होगी ना कि हमें कंफर्म है कि कोई भी जो बिजनेस है या किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने से हमें प्रॉफिट होगा, ये सर्टेनिटी होगी। अनसर्टेनिटी क्या है कि हमें कंफर्म नहीं है। जी सही, तो अगर कंफर्म नहीं होगा तो वो रिस्क में आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है रिस्क इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी। हाँ, सर ने ये भी बोला था, सर ने बोला हाँ था कि रिस्क और अनसर्टेनिटी जो है वो सेम टर्म्स हैं, लेकिन ये होता है कि अनसर्टेनिटी में कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ बिजनेस प्रॉफिट की तरफ जा रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, या नेचुरल डिजास्टर्स कह सकते हो या फिर क्राइसिस कह सकते हो, जिसकी वजह से जो कंपनी है वो लॉस में अगर जाना शुरू होगी है, तो वो अनसर्टेन कंडीशन होगी आपकी। दैट मीन्स कि वो रिस्क की कंडीशन होगी। हाँ जी नहीं, बिल्कुल कि वो रिस्क कंडीशन होगी, क्योंकि अगर जी जहां तक मुझे समझ में आ रही है ना, ये जो डिसीजन मेकिंग कंडीशंस है ना, अगर यहाँ पे सर्टेनिटी है ना, तो जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है ना वो अनसर्टेनिटी बनता है। तो लिखने वाले मौर्रिख ने हमारे साथ गेम सिर्फ ये किया कि उसने अनसर्टेनिटी नहीं लिखी और उसने हमें मजीद कंफ्यूज किया है, रिस्क लिख दी उसने रिस्क लिख दिया। अब हम जी इसके साथ बेशक जो है ना वो ऐड ऑन कर लें कि रिस्क इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी। सिचुएशन जी सर ने इंटरव्यू अनसर्टेनिटी वैसे भी लिखवाया था, बताया था ऑप्शन सर ने क्लास में। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो सर ने बताया था ना अनसर्टेनिटी, लेकिन जी अब वो किस जगह रिकॉर्डेड तो नहीं हुआ ना। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। हम नहीं, जब जो मैंने पढ़ने आपको बैठे हैं, नहीं मेरी बात सुनना ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो रिकॉर्डेड तो नहीं हुआ ना। अब हम जब पढ़ने बैठे हैं ना, अब जिस बंदे ने लेक्चर नहीं लिया होगा ना, वो इसका रट्टा लगा रहा होगा। जब उसको जी पता बिल्कुल चलेगा ना कि अनसर्टेनिटी क्या है, वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा अनसर्टेनिटी क्या। तो यहाँ पे नहीं, ये जो फिर लिखने वाले ने मैं हमारे साथ जो है ना वो दगा नुमान किया। प्लीज लेक्चर भी अपना हाँ वो जो क्या कहते हैं शोएब भाई, जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग सेंड की थी उसमें ये चीजें रिकॉर्डेड है सारी। हाँ, वो तो रिकॉर्डेड है ना, मैं वो समझ रहा हूँ ना बात, लेकिन जिसने नहीं लिया उसके लिए जो है ना वो ये जी, गेम। क्योंकि मैंने मैनेजमेंट एक्सक्यूज पहले मी पढ़ी नुमान है ना। अच्छी बात। हेलो मा, जी जी माहिजो। हाँ जी माइजो, नुमान मुझे सर की रिकॉर्डिंग भेज दो इस लेक्चर की। ये जो रिकॉर्डिंग है ना माइजो, ये वन ड्राइव के ऊपर ना मैंने अपलोड की हुई है। तो वहां से जाके ना वो शेयर लिंक जो है ना वन ड्राइव का, वो शेयर्ड भी है जो ग्रुप है ना उसमें। तो जो शेयर्ड लिंक्स है ना उन पे चेक करना, जहाँ पे वन ड्राइव लिखा होगा ना उस लिंक पे जाके जो ये हमारी स्टडी है ना इसका वो बना हुआ है एक लिहाज से, मतलब एक क्लाउड ड्राइव बनी हुई है। वो क्लाउड ड्राइव एक्सेस हो जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लो। सही है, थैंक यू। हाँ, और हाँ, इसके बाद सर ने एरर्स एंड बाइसेस पढ़ाए थे डिसीजन एरर्स मेकिंग के। क्या, ये एरर्स और जी, क्या था, ये तो मैंने नहीं लिखा। बाइसेस एंड एरर्स। बाइसेस एंड एरर्स, हाँ, वो वो बुक एरर्स में है मिस्टेक्स इन एंड में, डिसीजन पर लेकिन आई सर थिंक। की स्लाइड्स में नहीं है। जी, वो जिन ओवर कॉन्फिडेंस, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन और एंकरिंग सेलेक्टिव इफेक्ट, परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन, एग्जैक्टली फ्रेमिंग, सेल्फ सर्विंग एक्सेट्रा आ जाते ये क्या बायस और हैं। बाइसेस एंड एरर्स, बायसेस एंड जो हम एरर्स। डिसीजन मेकिंग करते हुए हम लोग जो है ना गलतियां करते हैं। जैसे ओवर कॉन्फिडेंस में सर ने अपनी एग्जांपल दी थी कि हम लोग जा रहे थे चकवाल, और मेरे दोस्त ने बोला कि क्या आप गूगल मैप खोल के बैठ गए, मुझे पता है। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, तो जिसकी वजह से जो है ना मिस हो गया हम था, लोग गलत रास्ते पे चले गए। ठीक हो हाँ, गया, एरर्स वाली साइड नहीं, गूगल मैप्स हो गया। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में सर ने बताया था कि हम लोग जब वो होता है ना, हम लोग इमीडिएट रिवार्ड देख रहे होते हैं, हम लोग ये नहीं देखते कि बाद में क्या होगा, हम लोग सिर्फ ये देख रहे होते हैं हमें अभी क्या मिल रहा है। सही। जैसे हम लोग एक गाड़ी ले रहे हैं और हम लोग देखते हैं वाह, मतलब गाड़ी बड़ी रीजनेबल मिल रही है, लेकिन हम लोगों को बाद में पता चलता है हाँ जी गाड़ी में तो ये मसले हैं, लेकिन हम लोग तब इमीडिएट रिवार्ड देख रहे होते हैं, बाद वाली चीज देखते ही नहीं। ये भी है ना कि इसमें, मतलब मैं कल चला जाऊं मर्सिडीज लेने, ठीक है, हाँ मर्सिडीज ले तो मैं लूंगा, लेकिन उसके जब पेट्रोल पूरा करना होगा या उसके जो काम निकलेंगे वो फिर मैं कैसे जो है जी, वो
डील करूंगा, क्योंकि वो फिर ज्यादा कॉस्टली हो जाएंगे। हाँ, तो वो आपका गलत डिसीजन होगा। बंदा अगर एक गाड़ी लेना इंस्टॉलमेंट पे, तो अभी तो वो खुश होगा कि उसके पास गाड़ी आ गई है, पर उसको ये नहीं पता कि जब इंस्टॉलमेंट देनी extra पड़ेगी तो फिर ये बात कैसे वो डील करेगा। बिल्कुल। उसके बाद सर ने कहा था एंकरिंग इफेक्ट एक लिखवाया था सर ने, यार इतना इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया था। मतलब सर कह रहे थे कि बस एरर्स एंड बाइसेस हैं। इसमें ये होता है कि जो है ना इनिशियल इंफॉर्मेशन होती है ना हमारे पास, कि मतलब एक चीज की इंफॉर्मेशन मिली, हाँ जैसे कि मेरी सर को मिली थी कि मैं एग्जांपल अपनी दूंगी कि एंकरिंग इफेक्ट में सर शफीक को मिला कि हाँ अरीज ने जो है ग्रुप बनाया है और उसमें स्टूडेंट्स की इजाजत के बगैर उन्हें ऐड किया है, लेकिन सर शफीक ने इनिशियल इंफॉर्मेशन पे एक्शन लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं था पता कि की बात क्या है। सिंपल इज दैट। तो फिर उन्हें बीच की बात जब तक पता चलती, जो वो डिसीजन ऑलरेडी ले चुके थे, जिसकी वजह से वो गलती कर गए थे थोड़ी सी। क्या ही बात है वैसे। ये हंसी में उड़ गई है बात, ये बात हंसी में उड़ गई है। ये मैं सही बात बता, ये बात हंसी में उड़ गई है। ये बात दोबारा बताओ कि क्या हुआ कि सर ने एंकरिंग इफेक्ट के बाद की एग्जांपल क्या दी थी कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आपने लड़कियों को आपकी उनकी परमिशन के बगैर ऐड किया, सही है। फिर उसके बाद आगे। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने उनको उनकी परमिशन के बगैर ऐड नहीं किया था, लेकिन सर को फर्स्ट इंफॉर्मेशन यही मिली, इनिशियल इंफॉर्मेशन कि मैंने ये काम किया है, और सर ने उसी पे रिएक्शन दिया, उस पे डिसीजन दिया। उन्होंने रिएक्शन ये था, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ग्रुप बनाया, मैंने कहा जी, उन्होंने कहा उनकी परमिशन के बगैर, तो फिर मेरा रिएक्शन थोड़ा और बुरा था। मैंने कहा सर जी मैंने तो उनकी परमिशन के बगैर, मेरे पास गायब से नंबर आए थे। यार मेरी और सर की उस दिन लड़ाई भी हुई है। अच्छा, लास्ट क्लास में लड़ाई छोड़ो, एक मिनट इसमें इसको ये जो बात है ना, इसमें एंकरिंग इफेक्ट किधर आया? बेसिकली एंकरिंग इफेक्ट यही है ना कि सर ने डिसीजन ले लिया, सर ने मुझसे डायरेक्ट आके ये पूछना शुरू कर दिया कि आपने ये काम मतलब किया, हालांकि उनकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी। इसका डेफिनेशन ये आता है कि relying on any information you have heard for the first time, मतलब इनिशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, मतलब रिलाइंग नहीं आएगा इसमें, डिसीजन आएगा, डिसीजन ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन वी गॉट। इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह मतलब डेफिनेशन वगैरह इस तरह ही आती है, पर एक ही तकरीबन बात है कि कोई इंफॉर्मेशन आप पहली दफा किसी चीज के बारे में सुनते हो तो उसी पर आप डिपेंड रहो, मतलब जी उसी पे डिसीजन आप दे देते हो अपना। अच्छा माहिजो, कोई एग्जांपल दे सकती हो आप इस एंकरिंग इफेक्ट की? डिसीजन ऑफ फर्स्ट थॉट। मुझे समझ ही नहीं आई है क्या बोला है, मेरे पास आवाज ही नहीं सही से आ रही। एक लाइन दोबारा बोलिए, फिर मैं एग्जांपल सोचती हूँ। नहीं, एंकरिंग इफेक्ट बेसिकली जो ये डिसीजन मेकिंग है ना, इसमें एक पॉइंट है जिसको कहते हैं एरर है। ये एरर है या ये जो है वो क्या कहते हैं, शॉर्टकमिंग्स होंगी डिसीजन मेकिंग की। हाँ, ये शॉर्टकमिंग्स है या कंडीशंस है? ये जो अभी हम एरर्स है ना, जो हम गलती कर देते हैं, बेसिकली ये एरर की टाइप है, ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल। अब ये जो एरर की टाइप है ना, इसमें आता है जी के एंकरिंग इफेक्ट, कि हमसे गलतियां क्या क्या हुई, सही है। अब वो गलती क्या है कि जी हमने कोई फर्स्ट थॉट सोचा और उसके ऊपर हमने एक डिसीजन ले लिया, लेकिन जब हमें पूरी बात पता चली, हमने उसको चूंकि इंक्वायर नहीं किया हुआ था, हमें जब पूरी बात पता चली तब थिंग्स वर डिफरेंट। तो वो एक जो ये उससे जो वो सारा माहौल क्रिएट हुआ, जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, वो एंकरिंग इफेक्ट कहलाता है, कि हमने उसी डिसीजन को फिर दोबारा लिया। ठीक है, सही हो गया। इसका ये एग्जांपल हो सकती है कि पुलिस, अगर हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है और वो इस्लामाबाद में ऑपरेट कर रही है और हमें पता लगा है कि धरना होने लगा है डी चौक पे या इस्लामाबाद में, तो हम पहले ही सारे ऑपरेशंस बंद कर दें। हालांकि अभी धरने को 3 दिन लगेंगे पहुंचते पहुंचते, तो आप 2 दिन अपने ऑपरेशंस जारी रख सकते हैं। बिल्कुल, कि मतलब जो वो 2 तो दिन सिक्योरिटी की वजह से है ना, ये तो अलग चीज में नहीं आ गया, क्योंकि तो सिक्योरिटी रीजंस के लिए उन्होंने किया होगा। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से है, लेकिन अभी जी
नहीं, एक सेकंड, मैं समाइज करता हूँ ना। बेसिकली माइजो ये कहना चाह रही है कि आप कैपिटल को बंद कर रहे हैं एक्स्ट्रा 2 डेज के लिए, ठीक, कि आपको इंफॉर्मेशन मिली थी कि आपके पास जो धरना है ना वो पहुंच रहा है आफ्टर 2 डेज, सही? या मतलब आपके पास आज पहुंच रहा है धरना, आपने जो वो बंद कर दिया आज से ही ना, क्लोज कर दिया कैपिटल, लेकिन वो जो धरना है वो 2 दिन बाद पहुंचा, कि आपने इंफॉर्मेशन पे रिलाई किया, आपने डिसीजन ले लिया, लेकिन चूंकि आपको वेट करना पड़ा 2 दिन का, ठीक है, तो फिर आपको समझ में आया कि यार हमें इंफॉर्मेशन और लेनी चाहिए थी कि यार उस वक्त धरना पहुंचा किधर था, कि अगर वो उस वक्त पहुंचा था मतलब थोड़ा सा पीछे था या मोटरवे पे किसी जगह पे था, आगे नहीं आया था, ठीक है, तो हमें उसके साथ साथ कैपिटल की जो है ना एक्टिविटीज उनको रोकना चाहिए। तो ये होगा, ये पेपर कैंसिल होगा फिर। पेपर कैंसिल या फिर ऑनलाइन ले ले, सारे बच्चे तो नहीं ना फिर आ सकते। ये डिसीजन मेकिंग कंडीशन के एरर में एक अदद टाइप है उसकी, एंकरिंग इफेक्ट, ये उसकी एग्जांपल थी बस, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो गलत बात है। वो जो कुछ होगा ना वो कल पता चल जाएगा। एयर के और नास्ट के जो पेपर हैं वो कैंसिल हो गए, एयर के और शायद नमल के, यही पता चल रहा है। हमारा कल पता चलेगा। नमल का पेपर है कल। कल है तो ना? कल फैसला नहीं तो कल कंफर्म, अगर तो कल फैसला आ जाता है कि ये, इसीलिए हमें एंकरिंग इफेक्ट के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, हमें जो है वो हाँ हमें जो है वो थोड़ी इंफॉर्मेशन और का इंतजार करना चाहिए। हाँ, तो इंतजार नहीं, इंफॉर्मेशन और का इंतजार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी डिसीजन होना है कल सुबह, जो उस बातें सुनने में आ रही है ना, तो कल सुबह डिसीजन होना, या हो इस तरह सकता है कि हमारा पेपर हो रहा होगा और उधर डिसीजन हो रहा होगा। जी आज बैरिया का भी कैंसिल, आज वाला बैरिया का भी क्या, चलो जी, आज था बैरिया का पेपर, कैंसिल हो गया आज यार। संडे नहीं था, संडे पे बैरिया पता नहीं कोई था, कह रहे थे कि कल था कि आज था। ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि क्या कहते हैं एमडी कैट वालों का जो है ना टेस्ट वो लेट हो गया। फैसला कल होगा। कल लॉकडाउन के बारे में पता चलेगा कि लॉकडाउन स्टार्ट होना कि नहीं। अगर तो कल से लॉकडाउन स्टार्ट होता है तो फिर हमारे पेपर्स अगले कैंसिल हो जाएंगे। नहीं, लॉकडाउन का ये सीन है कि क्या कहते हैं 8th क्लास तक सारी क्लासेस बंद करेंगे। नहीं सारी सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी खोलेंगे, सारी यूनिवर्सिटीज भी क्लोज हो जाएंगी साथ में, सारे इंस्टीट्यूशंस क्लोज हो जाएंगे। मैं क्या कहते हैं मैंने को जानती हूँ एक को, तो वो क्या कहते हैं उन्होंने बताया, मेरे रिश्तेदार। अप्रोच है भाई, मजाक थोड़ी है। नहीं गरीब बंदा हूँ भाई, हम भी आईएसआई वालों को जानते हैं, हमें भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मजाक थोड़ी है। नहीं मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो उनकी ऑलरेडी एक मीटिंग हो चुकी है उसमें उन लोगों ने ये डिसीजन किया है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो आगे क्या डिसीजन लेंगे, लेकिन हाँ ये भी एंकरिंग इफेक्ट ही है। चलो मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं थोड़ी इनसाइट लेकर आता हूँ मैं सुबह तो, लेकिन ये मुझे इतना थोड़ा सा ना मतलब आई डोंट वांट टू बी एन एंकरिंग ऑफ सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, क्रिएट एन एंकरिंग ऑफ सिचुएशन, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रही है ना, कल पेपर होगा सुबह में, और जब पेपर हो रहा होगा ना, जैसे ही पेपर खत्म होगा ना, फिर हमें जो है वो एक दाढ़ीदार और खूबसूरत जो है वो इंसान हमारे हॉल में एंटर होगा, और वो हमें सही इंफॉर्मेशन, वो हमें सही वो अब एंटर होते होंगे लास्ट 40 सेकंड्स, ये खत्म हो गया ना डिसीजन मेकिंग कंडीशंस टाइप्स, और एक रह गया है सिलेक्टिव परसेप्शन, जल्दी से कवर, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं अपनी सिक्स्थ सेंस पे जो है ना अपना क्या कहते हैं लगा देते हैं कि हाँ ये डिसीजन हम अपनी सिक्स्थ सेंस पे करते हैं। इंस्टीट्यूशन हो गया ना, एरर्स में सेम वही है, लेकिन ये हमारा एरर है। अच्छा, ये एरर क्या? सिलेक्टिव परसेप्शन, ये सही है बात। सिलेक्टिव परसेप्शन होती है आप कुछ चीजों को सिलेक्ट कर लें, उसके मुताबिक अपनी परसेप्शन बना लें, आप सब कंडीशंस को ना कंसिडर करें, आप उनमें से कुछ चुन लें और उसके मुताबिक अपना डिसीजन करें। सर ने हमें इसके बारे में एग्जांपल दी थी कि जैसे अब
किसी को मतलब इमरान खान को सपोर्ट करते हैं ना कोई, तो उसकी अगर बेशक जो भी हो जाए, अगर प्राइसेस चीज़ों की बढ़ या जो भी हो जाए ना, तो उनकी सिलेक्शन एक ही होगी, वही इमरान खान ही, उसी को सपोर्ट करते रहेंगे। जी तो मतलब ये कि एक चीज़ को सेलेक्ट करना, हाँ कि मतलब फ्रेम ऑफ माइंड की बात है, परसेप्शन